कोर्ट की फील्ड से आता हूं, इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम लेके भी बोल रहा हूं। वो भी संवैधानिक पद पे होने के बावजूद भी इस देश की जनता के नौकर हैं। प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता के नौकर। ये अगर मुस्लिम समाज का देखा जाए तो दाढ़ी रखने से पिटाई, हिजाब उतारने के लिए पिटाई, ये क्या हो रहा है? किसकी मजाल और किसकी औकात थी? अगर अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बाबर, औरंगजेब एक फरमान जारी करता कि आज से छुआछूत खत्म, वर्ण व्यवस्था खत्म, किसकी मजाल थी जो उसके बाद चू भी कर जाता? वो उन लोगों ने नहीं किया, इसीलिए मुसलमान गुनहगार हैं। ये काम हमसे अच्छा हुआ है कि बाबा साहब को मुस्लिम समाज ने हर जगह सपोर्ट किया। हम ये इलेक्शन यूपी का जीत के दिखाएंगे आपको, मैं ये गारंटी लेता हूं। जिस अफसर ने कानून तोड़ा वो अपनी नियरेस्ट सेंट्रल जेल देख ले, पसंद कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। साथियों, पूरे देश में बहुजनवादी विचारधारा का जोर और शोर चल रहा है और अब मूल निवासी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज अंबेडकर फुले की विचारधारा की ओर चल रहा है। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को लखनऊ में बहुजन चिंतकों के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस कराई गई। इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल था भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी। और हम आपको बता दें कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर मंच लखनऊ के द्वारा कराया गया। देश के चर्चित एडवोकेट महमूद प्राचा ने संविधान की ताकत को बताते हुए बता दिया कि कौन इस देश का मालिक है और कौन है इस देश का नौकर। आइए वीडियो में देखते हैं क्या कुछ कहा है एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने। मैं अपने आप को कोई बहुत अच्छा स्पीकर मानता नहीं हूं, लेकिन अगर आप लोग मेरे से अच्छी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म ज़्यादा पसंद करता हूं। तो मैं अपना जो भी यहाँ पे आप लोगों के सामने विचार रखूँगा, मैं चाहूँगा, और अगर ऑर्गेनाइजर्स और चेयर इजाज़त दें तो आप लोगों के दिल में कोई सवाल आए या कोई ऐसा सजेशन हो जिसमें हमारे से आप कुछ हमारे एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा उठाना चाहें तो वो मैं ज़्यादा पसंद करूँगा और उसकी मैं गुजारिश भी करूँगा आप लोगों से। प्रॉब्लम्स हम सब लोग जानते हैं, प्रॉब्लम बताई भी गई है। प्रॉब्लम है जो हजारों साल से लड़ाई चल रही है, मनुवाद की, कैपिटलिज्म की, जायनिज्म की। वो क्या है? सारे दूसरे लोगों का हक, अधिकार, संपत्ति छीन के अपने पास कर लेने की जो मेंटालिटी है वही मनुवाद है। अब उसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप सबका हक, आपकी जेब से आपका पैसा, आपकी प्लेट से आपका खाना, आपका घर छीन कर अपने पास कर लेने का नाम ही छल से, कपट से, तलवार से, ताकत से ही मनुवाद है। अब ये किसी भी फॉर्म में हो या किसी भी तरीके से आए, है वो बुनियादी तौर से यही मानसिकता। दुनिया के सारे विचारधाराएं इंसान को इंसान से के बराबर मानती हैं। मैं इस्लाम धर्म के मानने वाला हूं, तो हमारे पूजा करने का तरीका, इबादत करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एक जो सोशल मैसेज सभी बड़े बड़े धर्मों ने दिया है वो है इंसाफ और बराबरी का, सभी मनुष्य मानव एक समान का। बराबर होने का मतलब यह भी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो संविधान के बारे में बोला भी गया, जो ये संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा क्रेडिट क्यों जाता है? उनको और उनके मुट्ठीभर साथियों को, क्योंकि जो चीजें वो दे पाया है हमारा संविधान हमें, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके मुट्ठीभर साथियों की वजह से ही दे पाया है। इस मुल्क में, इस देश के मालिक बनाने में एक आम नागरिक को सबसे बड़ा हाथ बाबा साहब और उनके मुट्ठीभर साथियों का है। इंदु चौधरी साहिबा ने फर्स्ट सेशन में बोला था ना, बाबा साहब ने बाहर निकलते ही बोला था, मां के पेट से नहीं, रानी के पेट से नहीं, अब बैलेट के पेट से राजा पैदा हो। बैलेट का पेट राजा बनाएगा, इसका मतलब ये कहां से आता है? एक वोट का एक अधिकार देके हम अपनी सरकार चुनते हैं ना। राजा को इस देश की जनता से रिप्लेस कराने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है।
ग्रेजुएट्स को नहीं, ये सब चीजें संविधान सभा में हुई थी। ग्रेजुएट्स को मिलनी चाहिए, पढ़े लिखों को मिलनी चाहिए वोटिंग देने का राइट। बाबा साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया, इस देश का हर एक पैदा होने वाला व्यक्ति इस देश की संपदा का बराबर का मालिक है, इस देश का राजा है। जमीन के नीचे से लेकर और आसमान तक जो कुछ भी संपदा है उसका सब बराबर का मालिक है। यह है एक वोट का अधिकार। यह कंट्रीब्यूशन है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसीलिए इस देश की लड़ाई, मुझसे पहले भी बोला था, ये गौतम साहब ने बोला था, दूसरे वक्ताओं ने भी बोला, देश में सिर्फ दो ही वाद हैं। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। एक तरफ है अंबेडकरवाद, दूसरी तरफ है मनुवाद, और उसके अलावा जो भी वाद है वो किसी ना किसी तरीके से मुद्दे को भटकाता है और मनुवाद को मजबूत करता है। आज की परिस्थिति में यही दो वाद हैं, इसको हमें समझना जरूरी है। अंबेडकरवाद और मनुवाद की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है, जिससे हम सब लोग अभी तक दूर हैं और जिसका जिक्र किया गया है पूना पैक्ट से पहले का, जो गौतम साहब ने किया। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये जो हमारा सिस्टम है जो बाबा साहब ने चुना, ये नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड बेस्ट प्लान बी था बाबा साहब का, जब प्लान ए जिस वजह से फेल हुआ वो गौतम साहब बता चुके हैं। ये प्लान बी था, लेकिन प्लान बी भी ऐसा है कि हम लोग अपने सारे हक अधिकार आज भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज उठाने के लिए हम ही लोगों को अपने लीडर्स चुनने होंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे लोग करें, हमारी आवाज वाले करें। इस प्लान बी में बाबा साहब के जो भारत का संविधान है, हम ये कैसे हासिल कर सकते हैं? यही आप सब लोगों का, हम लोगों का, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने की जरूरत करते हैं, मैं सही लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं, इंटेलेक्चुअल कहने की जरूरत करते हैं, उन सब लोगों की जिम्मेदारी यह है कि बाबा साहब ये प्लान बी देके गए हैं तो इसमें इतनी ताकत है कि ये हमें वो सब हक और अधिकार दिला सके जो बाबा साहब ने, जिनका बाबा साहब ने सपना लिया था। तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि ये हमारी संस्था का नाम है, मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जो संस्था कर रही है वो मैं आपके सामने एज ए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। हमारी संस्था को भूल जाइए। भारत का संविधान क्या है यह समझना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मालिक की बात तो मैंने आपको बता दी। आम आदमी की जबान में, जो आपके माध्यम से, आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान की रूह और आत्मा समझते हैं, लेकिन यह आम आदमी को समझाने के लिए जिस जबान का मैं इस्तेमाल करता हूं बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते उसे, लेकिन सच्चाई यही है। थोड़ा हार्श लगता है बोलने में जब मैं ये कहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर, इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर, सभी हाईकोर्ट के जजेस से लेकर, चीफ सेक्रेटरी से लेकर, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर, सेना अध्यक्ष से लेकर, सभी लोग भारत की जनता यानी कि आपके और मेरे नौकर हैं। सब लोगों को बुरी लगती है बहुत बारी बात, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं क्योंकि कोर्ट की फील्ड से आता हूं, इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम लेके भी बोल रहा हूं। वो भी संवैधानिक पद पे होने के बावजूद भी इस देश की जनता के नौकर हैं। अगर हम लोग प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता के नौकर हैं, नौकर का शब्द मैं बार बार इसीलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि यह चीज हलक से उतर नहीं रही है लोगों के। यह हलक से उतारना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हम सब इंटेलेक्चुअल लोगों की, और यही सॉल्यूशन नंबर 1 है। समझ लीजिए इस बात को। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग करना ना सिर्फ इन जलसे जुलूसों में, बल्कि इन नौकरों के मुंह पे करना मालिकों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और यही काम हमें और आपको करना चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारी मेरी वीडियोस एक्शन में देखी होंगी। मैं यही बात करता हूं सबसे पहले, कितने भी बड़े से बड़े पुलिस ऑफिसर से या सरकारी अधिकारी से हमारे
मेरी आमना सामना होता है फील्ड में, सबसे पहला काम मैं ये करता हूं, पहले ये बताओ क्या तुम हमारे जो ये जनता खड़ी है मेरे पीछे, जो इनके ऊपर तुम लाठी, ज्यादातर पुलिस वालों से ही होता है ना आमना सामना, और एक पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं, ये जैसे ही अभी ये सादी वर्दी में, मैं भी सादी वर्दी में हूं तो अभी हम मालिक हैं, जैसे ही ये अपनी वर्दी पहन लेंगे और मैं अपना बैंड लगा लूंगा, क्योंकि वकीलों को भी देखिए प्रिविलेज है बहुत सारी जो संविधान ने दी है, जैसे ही मैं बैंड लगाता हूं वैसे ही मैं नौकर बन जाता हूं, और अब मैं मालिक हूं। ये आईपीएस ऑफिसर साहब हैं, हालांकि इनकी ड्यूटी तो 24 आवर्स होती है, ये चूज कर लें कि ये परमानेंटली नौकर हैं या वर्दी पहन के नौकर बनेंगे, ये सच्चाई है, 24 घंटे नौकर। मैं लेकिन बैंड लगा के नौकर होता हूं, बाकी मैं मालिक की स्थिति में आ जाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे नौकरों को टैकल करना पड़ता है जो मानते ही नहीं है हम नौकर हैं, इसलिए मालिक बनना पड़ता है, वरना मुझे भी खुशी यही होगी कि मैं 24 घंटे बैंड लगा के नौकर ही रहूं। नौकर मैं क्यों कह रहा हूं वकीलों को, हालांकि वकील कोई सरकारी नौकरी पे नहीं होते, लेकिन प्रिविलेजेस आती हैं बैंड लगाने के बाद, मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बन जाता हूं, ताकत आ जाती है, इसलिए नौकर। हमारे जो पत्रकार हैं, असली वाले पत्रकार जो आजकल सिर्फ सोशल मीडिया बची है, वो भी देश के नौकर हैं, मतलब आपके और मेरे नौकर हैं, क्योंकि उनके पास भी ताकत है, किसी के भी आगे माइक लगा सकते हैं। बताओ, ये ताकत जैसे ही मिलती है संविधान के द्वारा, व्यक्ति, वो इंसान नौकर बन जाता है। ये बात हमें आम लोगों को समझानी है। अब मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूं और इसी पे मैं अपना सारा ध्यान देना चाहता हूं। अल्टीमेट सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स बताते टाइम हमारे ज्यादातर वक्ताओं ने बता दिया, अल्टीमेट सॉल्यूशन है पॉलिटिकल पावर इन द हैंड्स ऑफ बहुजन, दैट इज अबाउट 90% ऑफ दिस कंट्री। वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, और वो भी वो वाला सॉल्यूशन जो बाबा साहब का ओरिजिनल प्लान था, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अपनी आवाज से रूलर बनो, अपनी आवाज वाले रूलर बने, मतलब नौकर जो है हम अपनी आवाज वाले चुन के भेजें, ये वाले नॉमिनेटेड नौकर नहीं, जो 5 साल की टेम्पररी जॉब तो लेते हैं बड़े बड़े वादे करके, इतना बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो, जो देख के ऐसे लगे भाई जान दे दो इनके लिए तो, और पूरा करने टाइम एक भी नहीं। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट और सारे हाई कोर्ट्स की सारी जजमेंट्स, मैं इस बात को ओपनली बहुत बार बोलता हूं, आज तक किसी ने रिबट नहीं किया, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं देश में। एक जजमेंट कोई भी सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी हाई कोर्ट की ऐसी नहीं है जो वीकर सेक्शंस ऑफ दिस कंट्री को होलिस्टिक जस्टिस जिसे कहते हैं वो दिलवा सके। एक जजमेंट, ये मेरा ओपन चैलेंज है, एक जजमेंट जो पूरा न्याय दिलाती हो, अनअडल्ट्रेटेड, प्योर, और जो कुछ आधा अधूरा दिलवाती भी हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन मेरे ख्याल से 0 से 5% से ज्यादा किसी जजमेंट का इंप्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ। कोई जजमेंट उठा के देख सकते। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस मामले में कंटेम्प्ट करने में पता नहीं क्यों हाथ खींच लेते हैं, उसका अंदाजा लगाने का काम मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। नतीजा यह है कि जो वो आधी अधूरी सच्चाई, आधी अधूरा न्याय भी मिल रहा है इस डेमोक्रेसी के सबसे मजबूत स्तंभ से, जुडिशरी से, उसका असर फायदा पहुंच ही नहीं पाता। आप करते रहो कुछ भी। नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, गवर्नमेंट्स आर गिल्टी ऑफ नॉट इंप्लीमेंटिंग द SC/ST एक्ट। ये वर्ड यूज किए हैं। कोई फर्क पड़ रहा है किस जगह, किस थाने में SC/ST एक्ट लागू होता है, बताओ। इस सब की वजह यह है, नौकर को नौकर बनाना जरूरी है, मालिकों को मालिकों की जगह और नौकरों को नौकर की जगह रखना सबसे जरूरी है डेमोक्रेसी में। तभी हम उस अल्टीमेट गोल तक पहुंच पाएंगे जो है हमारी सरकार है, बहुजन की सरकार, हमारी आवाज वाली सरकार। और ये प्लान बी की बात कर रहा हूं। प्लान ए में जो गौतम साहब ने फरमाया, हम तभी जाएंगे जब हमारे पास टूल हो। ये प्लान
बी से सत्ता हासिल करने के, वरना इंप्लीमेंट कैसे कराएंगे हम? इंप्लीमेंट कराने का तो एक ही तरीका है ना, संविधान, पार्लियामेंट, असेंबलीज, लोकल बॉडीज ऑफ गवर्नेंस, एक ही तरीका है ना। उस पर हम कब्जा ही नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरा सिस्टम कैसे ला पाएंगे? तो इसीलिए इस संविधान को बचाना, ये शॉर्ट टर्म हमारे गोल्स तय होने चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल है 90% लोगों का रूल, इंसाफ और बराबरी का राज स्थापित कराने के लिए, और पीस। अभी ये फिलिस्तीन में जो हो रहा है ना, उसको आप देख लो, जुल्म और ज्यादती की, और मणिपुर भी देख लो साथ में आप। इंतहा करने के बाद भी यह बोला जाता है कि जो किसके जरिए, जो ये मैनिपुलेटिव मीडिया जो है, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेंडा, काम 0 प्रोपोगेंडा 100, ये जो बात है उसके जरिए हक और अधिकार छीनने की, झूठ को सच साबित करने की, ये चीजें जब ही काउंटर हो सकती हैं जब हमारे हाथ में सत्ता होगी। उससे पहले हम लोग कुछ कर लें, कुछ नहीं होगा। वो लॉन्ग टर्म गोल है। आप शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल को सत्ता लेने के लिए हमारे पास इतना इंतजाम तो होना चाहिए ना कि लड़ने के लिए कुछ तो औजार और हथियार हमारे पास होने चाहिए। वो है हमारा संविधान। और अगर संविधान को, मैं पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को, यह संविधान ऐसा संविधान है, इस संविधान के जरिए हम हरेक भारत के नागरिक को और पूरी दुनिया में बाकी सब लोगों के लिए मिसाल बन सकते हैं। सबको न्याय और सबको इंसाफ दिलाने के लिए, सबको बराबरी दिलाने के लिए इस संविधान में सब हथियार, सब औजार, सब तरीके मौजूद हैं। और वो पीसफुल तरीके से मौजूद हैं और वो बेस्ट तरीका है। मैं सॉल्यूशन तक आ रहा हूं, लेकिन आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि इसी संविधान में वो सब प्रोविजंस हैं कि हम अपने अधिकार, चाहे गवर्नमेंट्स, चाहे शासन करने वाला वर्ग ईमानदार ना हो, तब भी इस संविधान में ऐसा निजाम बाबा साहब देके गए, हम अपने हक और अधिकार इतने तो प्राप्त कर सकते हैं कि हम सत्ता तक खुद पहुंच सकें। यह मैं बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और वही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे? उसके लिए पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, नौकर को नौकर की जगह रखना और मालिक को मालिक की जगह रखना बहुत जरूरी है। नौकरों को, जैसे एक केस है, डॉक्टर रितु एक प्रोफेसर हैं जिनको, जो बहुत अच्छी प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका एक बहुत बड़ा एजिटेशन चल रहा है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, और ये गौतम साहब वहाँ पे ऑलमोस्ट डेली आते हैं अपने बिजी शेड्यूल में से भी, बहुत सारे देश से सब बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं। केस क्या है? एकलव्य का क्लासिक एग्जाम्पल। आज कहते हैं ना कि वो जो पहले होता था अब तो होता नहीं कुछ। ये पेशाब कांड क्या था? सॉरी मैं ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास कोई दूसरे लफ्ज नहीं है आपको याद दिलाने के। ये क्या है? ये 500 साल पहले हुआ है या अभी हुआ है? 5 दिन पहले। ये मोटरसाइकिल पे चढ़ने से पिटाई, ये मूछे रखने से पिटाई, मर्डर, ये साथ खाना खाने से पिटाई, और ये अगर मुस्लिम समाज का देखा जाए तो दाढ़ी रखने से पिटाई, हिजाब उतारने के लिए पिटाई। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? यही तो टीपू सुल्तान ने किया था। स्तन टैक्स हटाया था ना, इसीलिए दुश्मनी है आज तक उससे। और मुस्लिम राजाओं ने, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले कहते थे अपने आप को, मेरा उनसे सबसे बड़ा ऑपोजिशन इस बात के लिए है कि उस टाइम से, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से, जिसको इतनी गालियां देते हैं, इतना ताकतवर आदमी थे, इतने ताकतवर ये बादशाह थे, अगर ये ईमानदारी से मुसलमान होते, और ये बहुत सारे लोगों को हमारे समाज में बुरी भी लगती है ये बात, लेकिन ये सच्चाई है और इस सच्चाई से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। किसकी मजाल और किसकी औकात थी अगर अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बाबर, औरंगजेब एक फरमान जारी करता कि आज से छुआछूत खत्म, वर्ण व्यवस्था खत्म, किसकी मजाल थी जो उसके बाद चू भी कर जाता? वो उन लोगों ने नहीं किया, इसीलिए मुसलमान गुनहगार हैं। किसी की मजाल नहीं थी। मैं ये पूरी दुनिया जानती है बात।
नहीं किया, इस बात के गुनहगार हैं और उसकी सजा मिलनी चाहिए। आज जो हो रहा है, मैं ये मानता हूं कम हो रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ। अगर कोई पूर्वजों की सजा मिलनी चाहिए, इसकी सजा मिलनी चाहिए, और जो मिल रही है वो कम है। ये गुनाह है कि इतनी ताकत होने के बावजूद भी इतना बड़ा जुल्म खत्म नहीं किया, इस गुनाह की कोई माफी नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी वो पढ़ने लिखने का काम करवाया, ये कर, सब बेकार, ये सब जुमले हैं, एक्सप्लेनेशन है, कुछ नहीं। तो ये संविधान उस गुनाह की भी तलाफी यानी कि माफी हम लोगों को भी देगा अगर हम जान हथेली पे रख के। और उसका एक छोटा सा काम मुस्लिम समाज ने किया भी था बाबा साहब को हर जगह सपोर्ट करने में। मैं मानता हूं कि हमारे ये काम हमसे अच्छा हुआ है कि बाबा साहब को मुस्लिम समाज ने हर जगह सपोर्ट किया। और इसके लिए मैं प्राउड भी फील करता हूं। अब मुद्दे पे वापस आते हैं। तो अब जब तक अब हमारे लोग वोट देना चाहते हैं, वोट नहीं दे पाते ना, ये बुनियादी समस्याएं हैं जिनका हमें हल ढूंढना पड़ेगा। क्या आज भी एक तो वोटर लिस्ट में से नाम कट जाते हैं, कोई मनुवाद ऐसे ही थोड़ी पावरफुल है, सत्ता पे पूरा कब्जा करके उसका दुरुपयोग करना, इकट्ठे रहना। और मुझसे पहले वो ये रितु चौधरी साहब डॉक्टर साहब ने बताया था कि बुद्ध के समय में भी तथागत बुद्ध ने बताया था कि ये जो वैशाली वाले लोग हैं क्यों सक्सेसफुल हैं। तो वो आज भी उस तरीके से मुनज्जम या ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो उस तरीके से सारा सिस्टम कैप्चर किया हुआ है। हमारे लोग अगर वोट देना भी चाहें, पहले तो वोटर लिस्ट में से नाम कटता है, देना चाहें तो अब तो और बेटर कर दिया ना कि 1000 वोट का पता लग जाता है किसने किसको वोट दिया। वोट देने के बाद क्या होगा? पुलिस रोकती भी है वोट देने जाने से, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वोट देने के बाद क्या होगा भाई? कैसे वोट देंगे हमारे अपने लोगों को? हमारे ही लोग कितना रिस्क झेलेंगे? रोज तो एक हर घंटा संघर्ष है हमारे लोगों के लिए। ये खतरा हमने इन सब चीजों के लिए, तो ये जो हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है ना, जो अल्टीमेट गोल तक ले जाएगी, उसके लिए जरूरी है कि हम संविधान का प्रयोग संवैधानिक तरीकों से करें, पीसफुल तरीके से करें। उसी लिए हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है, और खास तौर पे वकीलों की जरूरत है। यह समय ऐसा है कि वकीलों को आगे आके लीड लेनी पड़ेगी। पहली गोली, पहली लाठी, पहली कलम की ताकत जो मनुवादियों की चलेगी, वो हम वकीलों को आगे लेके अपनी छाती पर झेलनी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने समाजों से गद्दारी करेंगे। हम अपने समाजों का वो एहसान जो हमें पढ़ा लिखा के हमारे माँ बाप ने अदा किया है, और हमारे आने वाली नस्लों के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम पूरा नहीं करेंगे। मैं इस बात को मानता हूं सबसे बड़ी जिम्मेदारी वकीलों की है। तो अब बताइए ये बात, जब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कमेटीज बनानी पड़ेंगी वकीलों की और ईमानदार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की, जो हर उस जगह, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अगर बन जाए ना हमारी, अभी तो ये 2024 हम लोग जिताएंगे, हम लोग हराएंगे आरएसएस और बीजेपी को, अगर ये कमेटी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना लें। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बता दें अभी, क्योंकि मुझसे पहले एक वक्ता बोल के गए थे कि उत्तर प्रदेश में अगर हमने, और ये बात सही भी है, उत्तर प्रदेश में अगर हमने ये लगाम पकड़ ली तो कम से कम ये वाला खतरा, और हम लोगों को सांस लेने की जगह का रास्ता मिल जाएगा सांस लेने का 2024 में। नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है 2024 के बाद। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो मुझसे पहले वक्ता बता चुके। तो 2024 में ये टीमें बन जाए, पहला काम हमें वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने का है। मुसलमानों के नाम सबसे ज्यादा, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के नाम जाते हैं। पहला काम ये तभी होगा जब हम टीम बना के, जो हमारे इलेक्टोरल रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनके पास जाएं और उन्हें मजबूर करें। मैं जानबूझ के लफ्ज थोड़ा सख्त इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन संवैधानिक और कानूनी तरीके से ग्रुप बना के जाएं, खड़े हो उसके सर पे, ये करो, और वो करवाएं। पहला काम। दूसरा काम, इतना SC/ST एक्ट के इतने जुल्म हो रहे हैं, वोट देने से रोकना, वोट देने से किसी भी प्रकार से विघ्न बाधा पैदा करना, SC/ST एक्ट लगता है।
उसका मजबूती के साथ प्रयोग करें, ताकि अधिकारियों को यह पता लगे हम संविधान से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। ग्रुप्स बना के हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कम से कम अधिकारियों में संविधान और कानून का डर पैदा करना जरूरी है। यह जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है कि यह तुम्हें यहां के योगी जी नहीं बता पाएंगे, बचा पाएंगे। मैं तो नाम लेके बोलने का आदी हूं ना, तो वही लूंगा। योगी जी नहीं बचा पाएंगे। संविधान तोड़ा, जेल जाओगे, कितने भी बड़े अफसर हो, चाहे एटीएस के चीफ हो या जो भी हो। यह डर संविधान का पैदा करना जरूरी हम लोगों की जिम्मेदारी है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। कि कुछ ऑर्डर आ रहा ऊपर से, वो तुम्हें मारेंगे ना तुम्हारी ट्रांसफर पोस्टिंग करके, वो गलत काम करेंगे। हम तुम्हें कानून से मारेंगे, जेल भिजवाएंगे अगर तुम संविधान और कानून का उल्लंघन करोगे। यह जब तक डर अधिकारियों के दिल में हम नहीं डाल पाएंगे इन तैयारियों के साथ, जिसमें वकीलों को सबसे आगे रहना है, मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा काम। तो यह काम 2024 का और आगे के लिए भी संवैधानिक रास्ते से सत्ता लेने का काम जो है, वोट के रास्ते से सत्ता लेने का जो रास्ता है, उसके लिए ये कमिटीज बननी जरूरी है। ये सॉल्यूशन है। अगर हम बना पाएंगे तो आप लोग बैठे हो, इतने ही बहुत है उत्तर प्रदेश के लिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आप लोग आज से इस काम पे लग जाओ, 10-10 वकीलों की टीम अगर हमें दे दो, हम भी बना रहे हैं एक बड़ी वकीलों की फौज सब जगह, लेकिन आप लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में 10-10 वकीलों की टीम दे दो, जिसका कॉम्बिनेशन जो माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से और ओबीसी कम्युनिटी से होना चाहिए कॉम्बिनेशन, और एक एक दो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट दे दो। हम भले ही हम चुनावों में ना उतरें, हम ये इलेक्शन यूपी का जीत के दिखाएंगे आपको, मैं ये गारंटी लेता हूं। देखेंगे कौन सा ऑफिसर जाके वोट डालने से रोकता है। पहले जो मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं ना, हम ये अभी से ऐलान करेंगे। फिर जिस अफसर ने कानून तोड़ा, वो अपनी नियरेस्ट सेंट्रल जेल देख ले, पसंद कर ले, उसमें घर भर अपना देख ले जाके कि किस जगह रहेगा। क्योंकि जैसे ही कोई अफसर, जैसे ही कोई पुलिस वाला संविधान और कानून के विरुद्ध जाके काम करता है, वो एक कॉमन अपराधी बन जाता है। मेरे जो मित्र बैठे हैं यहां पर, अनिल किशोर यादव जी, ये अभी पुलिस को ट्रेन कर रहे हैं बिहार में। मैं थोड़ा सा बोल लूं अगर आप इजाजत दें। मेरे पुराने भाषण उठा के देख लीजिएगा। मैं ये बात कहता हूं कि ईमानदारी, ऑनेस्टी और बेस्ट ऑफिसर होने का एक क्राइटेरिया है। ये मेरी आप पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, आज नहीं कह रहा हूं मैं ये बात। एक ही क्राइटेरिया है जानने का, और पुलिस में वो एक क्राइटेरिया ये 100% पूरा कर रहे हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में है अभी, उसी जगह पे है जहां पे ईमानदार अफसर को होना चाहिए। अगर वहां नहीं है तो कुछ ना कुछ उसमें और ये क्यों है, वो बता रहे थे मुझे अभी। इन्होंने कानून का पालन किया, इन्होंने अपने अफसरों के खिलाफ, क्यों, जो मैं कह रहा हूं ना, वर्दी में रह के जैसे ही मैंने कानून तोड़ा, मैं एक आम अपराधी बन जाता हूं। वही काम इन्होंने किया। इन्होंने जो वर्दीधारी अपराधी थे उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाने का काम किया, और ये फिर अब ये पुलिस ट्रेनिंग में आ गए। लेकिन हम लोग वादा करते हैं, ये हंसने की बात एक जगह है, हम लोगों का रातों की नींद उड़ जानी चाहिए इस बात से कि ईमानदार ऑफिसर्स के साथ ये हो रहा है। एक ऐसे ही, हालांकि वो चतुर्वेदी हैं लेकिन ईमानदार हैं, फिर भी पता नहीं क्यों है वो मुझे नहीं पता, पर हैं, संजीव चतुर्वेदी ऐसे ही एक ईमानदार ऑफिसर। देखो, हम अंबेडकरवादी हैं, निष्पक्ष होते हैं, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। मैं तो सबसे पहले, मेरे दिमाग में जब से बाबा साहब का कॉन्सेप्ट ठीक से आया है ना, मैं सबसे पहले सरनेम ही पूछता हूं सबके। अब अच्छा है या बुरा है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी वो ईमानदार ऑफिसर है, उसके लिए मैंने कंटेम्प्ट झेली। मैं सुप्रीम कोर्ट तक से, वो अब नजीर बनी है, मैंने खुद अपने ऊपर कंटेम्प्ट लेके उस ऑफिसर को बचाया। अब सुप्रीम कोर्ट से बरी हुआ मैं कंटेम्प्ट के केस में, और वो नजीर बनी है कंटेम्प्ट के खिलाफ। मेरे वाला अपना मेरे नाम से ही, आप लोग देख लीजिएगा गूगल करके। हाँ, वही।
उनको बचाने के लिए मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लगी थी, लेकिन हमने चेयरमैन कैट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक ही केस दुनिया में ऐसा है, मतलब भारत के इतिहास में तो, जिसमें वकील के ऊपर भी कंटेम्प्ट चल रही थी, हम तो बरी हो गए, अभी जज के ऊपर भी चल रही है उसी केस में कंटेम्प्ट, वो अभी बरी नहीं हुए हैं। मैं इसलिए भी ये एग्जांपल दे रहा हूं कि हमें ये काम करने पड़ेंगे, जज कोई कानून से ऊपर नहीं है, और उसमें सजा होगी। उन चीफ जस्टिस साहब, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो रेड्डी साहब, कैट के चेयरमैन थे, जब कंटेम्प्ट हमने उनके ऊपर कर रखी, उन्होंने हमारे ऊपर की, हमने उनके ऊपर की। ये करने पड़ेंगे हमें, हर एक उस भ्रष्ट और उस गलत ऑफिसर के खिलाफ काम। यह है बीच का रास्ता जो हमें अल्टीमेट गोल तक ले जाएगा। उसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, जो बाबा साहब ने बताया ना। हम बाबा साहब से कितना सीख सकते हैं, तो बाबा साहब हैज नॉट फेल्ड अस, ही हैज गिवन अस दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर फेलिंग हिम बाय नॉट बीइंग एबल टू यूटिलाइज इट टू सेफगार्ड आवर राइट्स। वी आर फेलिंग हिम। इतनी मुश्किलों के बावजूद वो ये संविधान फिर भी किसी तरीके से, वो कहते हैं ना, हम लाए तूफान से कश्ती निकाल के, फिर भी ये संविधान दे ही गए आपको, और फिर हम यहां बैठ के सेमिनार जल्द से जलूस कर रहे हैं। हमें तो अभी प्रधानमंत्री होना चाहिए था, हम सबको तो सरकारें हमारी होनी चाहिए थी, हम यहां जल्द से जलूस कर रहे हैं अभी तक। इस संविधान के बावजूद भी मैं इसीलिए कह रहा हूं बेस्ट बेस्ट। और मैं ये बात कहता हूं वकीलों के लिए भी और अपने लिए भी, वकीलों को सड़क पे आना पड़ेगा। हम लोग आए हैं, हमारी टीम सारी सड़कों पे है, दिन में कोर्ट और शाम को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। यह भी बात मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि 80% हमारे सोल्यूशन, अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, 20% हमें कोर्ट से मिलेगा, 80% पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए मिलेगा, और वो भी संवैधानिक रास्ता है, बाबा साहब का दिया हुआ ही रास्ता है। पीसफुल प्रोटेस्ट संवैधानिक रास्ता है किसी भी समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए, और सबसे सटीक और कारगर रास्ता है। जजिस को भी ताकत मिलती है। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट पे भी प्रोटेस्ट किया था, जजिस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तब से थोड़ी सांस लेने की मोहलत मिली है जजिस को। और हम लोग जेल भी गए थे उसमें, और जेल भी ऐसे गए थे, जेल में तो ले गए, उसके बाद कह रहे हैं अब आप जाओ। आप क्यों जाएं, हम तो अब जेल जाएंगे, नहीं आपको हम छोड़ेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। डर अगर हम निकाल दें अपने दिल का, कुछ नहीं कर सकते। ये एक अकेले महमूद प्राचा के ऑफिस पे रेड की थी, 200, 250 क्रैक कमांडोज ने, हमने वापस भेजा ना इसी संविधान और कानून की ताकत से। दूसरी एफआईआर करा के गए थे, आपके लिए बता रहा हूं, एक तो 200 लोग आए हमारे ऑफिस में, क्रैक कमांडोज दिल्ली के स्पेशल सेल के, मेरा कंप्यूटर छीनने, बेसिकली नहीं छीन पाए 15 घंटे की रेड के बावजूद। तो फिर एक और एफआईआर करा के गए कि इन 7 लोगों ने हमारे काम में बाधा डाली, हमें पीटा। 7 लोगों ने क्रैक कमांडोज को पीटा और अपना काम नहीं करने दिया, चले गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो क्लासिक केस है। ये जो रेड से डराते हैं ना, ईडी सीबीआई ये सब चीजों से डराते हैं, वो क्लासिक केस है हमारा, और उसकी थोड़ी बहुत वीडियो तो पब्लिक डोमेन में है। और 15 घंटे की वीडियो हमने कोर्ट से लेनी है अभी, वो 15 घंटे की 2 वीडियोज है, और उसको मैं पब्लिक डोमेन में डालूंगा, ये सिखाने के लिए कि पुलिस कानून से ऊपर नहीं होती है। अगर आप कानून जानते हो, अगर आप बहादुर हो, तो संविधान हर एक ताकत को आपके नीचे करेगा। यह संविधान की ताकत है हमारी। वो मैं पब्लिक डोमेन में डालूंगा। अभी बड़ी लड़ाई चल रही है, क्योंकि उसमें अमित शाह जी का बार बार नाम ले रहे थे वो पुलिस वाले के, प्राचा साहब आप तो बड़े अच्छे आदमी हो, ये अमित शाह जी ने हमें बोल रखा है, आप प्लीज मान जाओ, आपकी जान को खतरा है, ये आपको ऐसे नहीं तो वैसे मरवा देंगे। ये सब रिकॉर्डेड है पुलिस की खुद की वीडियो में, इसीलिए वो वीडियो नहीं दे रहे हैं। आमतौर पे ये होता है ना, चोर कहता है भाई चोरी की वीडियो ना दो, भाई इसमें तो मैं अक्यूज हूं, मैं कह रहा हूं वो वीडियो दो ना मेरे रेड की। तो अमित शाह साहब वो वीडियो नहीं आने दे रहे 15-15 घंटे की। जिस दिन वो आ गई तो अमित शाह जी का पूरा इलाज उन्हीं वीडियो में है। जज लोया का नाम ले रहे हैं प्राचा साहब, जो जज लोया के साथ हुआ था वो करा देंगे आपके साथ अमित शाह जी। मान जाओ, दे दो अपना कंप्यूटर, है ना। तो ये भारत के संविधान और कानून की ताकत है। मैं यही चीज बताने आया हूं, यही की है, यही रास्ता है। अगर हम लोग, ये एनएफएस क्या है, हर एक इंटरव्यू जो होगा, मैं आपको जनरली भी बताऊं, हर एक इंटरव्यू जो हमारे जॉब्स में जाने वाले लोगों के लिए हो, ये सॉल्यूशंस हैं। हमें 50 से 100 लोगों को जाके बाहर खड़ा होना है संविधान लेके, जय भीम के नारों के साथ। मैं देखता हूं कौन सा
मनुवादी जो एनएफएस डिक्लेयर करता है हमारे लोगों को, जो एनएफएस हो ही नहीं सकते, किसकी मजाल है जो एनएफएस डिक्लेयर करेगा? होगा नहीं होगा अगर हम 100 लोग बाहर खड़े होंगे इंटरव्यू के बाहर। यह करना पड़ेगा हमें। एक एक बैकलॉग पे कम से कम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितनी बैकलॉग हैं, उस एक एक केस पे एक एक एफआईआर उस डिपार्टमेंट के हेड के खिलाफ करनी पड़ेगी। मैं देखता हूं कौन सी हमारी बैकलॉग पूरी नहीं होगी। करना पड़ेगा ना। लेकिन जो ये डाइवर्ट किए हैं, इस पे हर एक पे 409 का मुकदमा लगेगा SC/ST एक्ट के साथ। जो हमारी नौकरियां छीन के किसी और को दी है ना, वो सारा सबका सब आईपीसी की धारा 409 लगती है, और SC/ST एक्ट तो लगता ही है अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की नौकरियां दी हैं तो। क्योंकि वो फंड जो कि हमारा था वो डाइवर्ट किया किसी और को नौकरी देके, राइटिंग्स गलत करके, गलत फाइलें बना के, गलत तथ्य लिख के राइटिंग्स किए, वो SC/ST एक्ट है। करना पड़ेगा। और करेंगे हम जब भी, क्या इंडिविजुअली हम डर जाते हैं। अभी डॉक्टर रितु का मैं बात दूसरी बार एग्जांपल दे रहा हूं। डॉक्टर रितु ने यह कहा मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। नौकरी देने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहा है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी। नहीं चाहिए नौकरी, मुझे न्याय चाहिए कि मुझे कैसे झूठे सिग्नेचर करके नौकरी से निकाला, कुछ नहीं मिला उसके खिलाफ, में था ही नहीं, हो ही नहीं सकता था ना। तो 35 बच्चे ऐसे बताए कि ये 35 बच्चों ने डॉक्टर रितु के खिलाफ शिकायत की है, और वो 35 बच्चे पुलिस ने जब चार्जशीट फाइल किए, वो 35 बच्चे एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये देख लीजिए आप, झूठे नाम लिख के एक इतनी अच्छी जो प्रोफेसर थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, निकाल दिया बाहर से। और उस प्रोफेसर को, उस प्रिंसिपल को, उस रजिस्ट्रार को अरेस्ट नहीं करेंगे। चार्जशीट फाइल हो गई। शुरू में उनको वकील जैसे भी उनको सलाह दी, उन्होंने सिविल केस डाला, वो 2 बार हारी वो हाई कोर्ट से। उसके बाद उनको किसी ने मेरे पास भेजा, हमने सबसे पहला काम ही एफआईआर की तरफ ध्यान देने का कराया, और आज पूरी यूनिवर्सिटी उनके पैरों में है कि आप नौकरी ले लो, हमें माफ कर दो। अगर नौकरी नहीं लेनी है, जेल भिजवाना है सबसे पहले, उसके बाद नौकरी की बात करनी है। यह है फॉर्मूला। तुम करो ना अपराध, हम देखेंगे तुम्हें। यह फॉर्मूला है, और उसके लिए थोड़े से हौसले, थोड़े से हिम्मत की जरूरत है। एक आदमी को ये अकेला ढूंढ के मार सकते हैं, अगर 10 लोग एक साथ खड़े होकर एक बात कहेंगे, इनकी कितने डरपोक हैं ये हम लोग जानते हैं, और जो जो इन्हें बरतता है ना, जो टेस्ट करता है, वो सब जानते हैं इन्हें। तीसरी बात, एक रिजर्वेशन की बात करके मैं खत्म करूंगा। रिजर्वेशन से बैकफुट पे नहीं होना है। भारत, इंडिया में, सॉरी कांचाल है ऐसा, इंडिया में जो कुछ बचाव हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि हमारे रिजर्व जो लोग हैं ना, SC/ST OBC के, जो रिजर्वेशन से अंदर गए, वो सारा काम कर रहे हैं। एक एक डिपार्टमेंट में आप उठा के देख लो, आप लोगों के कंधे पे बैठ के सिर्फ चिड़िया चढ़ा के ना, एक साइन करके क्लेम ये करते हैं, प्रमोशंस अपनी लेते हैं, मेहनत काम आप लोग करते हो। रिजर्वेशन वाले ही काम करते हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं वो सब धोखा, बेईमानी, इन करप्ट और इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं। मेरा यह ऐलान, यह बात सच्चाई है। अब आप अपने अपने दिल पे हाथ रख के घर जाके सोच के देख लेना कि किस तरीके से आपको, अगर इजाजत दें तो ये लफ्ज, कोड़े मार मार के काम कराते हैं, सारा आपसे क्रेडिट आप अपने आप लेते हैं, और उसके बाद आपकी CR खराब करते हैं। ये सब काम सबके साथ होते नहीं होते। काम आपसे, क्रेडिट वो, और CR आपकी खराब, ये तीनों काम करते हैं। इतने दिल वाले, बड़े दिल वाले लोग हैं। भारत में 90% टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में एम्स की सुपर स्पेशलिटी के केस में ये सबसे पहले आर्ग्यू किया था। कोर्ट में फिजिकली मारने के लिए तैयार हो गए थे मुझे। मैंने यही बात कही थी, ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं वो बाय नेचर इनकॉम्पिटेंट होते हैं, और उसका रीजन दिया था। मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूं। 90% कौन है भाई? हमारे देश की संपदाओं के बारे में तो किसी को शक नहीं है ना। ब्रिटिशर्स के आने से पहले 25% वर्ल्ड की वेल्थ हमारे देश में ही थी ना। तो आज भी GDP हमारी कहां जा रही है? वो अलग बात है कि अडानी जी के पास ही है 90% GDP है, उन जैसे लोगों के पास। तो हमारे 90% लोग, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, 90% पोस्ट पर, इफेक्टिव पोस्ट पर और नॉन इफेक्टिव पर भी कौन है?
हम हैं या वो हैं? 10% ही है ना। उन्हीं का रिजल्ट है ये जो देश कहां जा रहा है, भुखमरी, हंगर इंडेक्स, ये वो। क्यों है? क्योंकि वो सब लोग इनकॉम्पिटेंट हैं। ये 10% लोग हैं जो फिर भी अपने कंधे पे देश का सारा वजन उठा के झेल रहे हैं, जो नौकरियों में है, और वो लोग 90% है देश में। तो ये 10% लोग ही इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हैं। ये बात इससे साबित होती है या नहीं होती है? यही आर्ग्यूमेंट मैंने सुप्रीम कोर्ट में दी थी तब। तो ये सारी बात सच्चाइयां, और हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे रिजर्वेशन जो है मीडियोक्रिटी का एक वो है, इक्विवेलेंट है, उससे उल्टा है। यही है इनका प्रोपेगेंडा मशीनरी। इससे हमें निकलना है। हमारे अंदर भी ये बात घुसा दी है, बार 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 रिपीट करके। रिजर्वेशन देश को बचा रहा है, रिजर्वेशन खत्म हो गया देश बर्बाद हो जाएगा। और एनएफएस जो होते हैं ना, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, वो होते हैं एनएफएस हमेशा। इधर वाले नहीं होते, इधर वाले एफएस होते हैं सिर्फ, ऑलवेज। कोई बिरला ही होगा जो नहीं होगा। ये माइंडसेट हमें चेंज करना है, वो हमारा सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूं कि संगठित बने। संगठन हमारे इतने सारे हैं, उसमें से डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके, और दूसरा 2024 के लिए अभी मुझे एक हमारे भाई ने बहुत अच्छी सलाह भी दी, और वो मैं हालांकि पहले से भी करता हूं। तो जरूरी यह है कि इस वक्त इन्हें रोकें, लेकिन साथ के साथ 2024 में हमारी तरफ से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का इतना प्रेशर होना चाहिए हमारे खुद के लीडर्स पे, जो 131 भी है ना। अभी कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम हम इन्हें बेइज्जत तो कर सकते हैं। इनके घरों के बाहर तो प्रदर्शन करने बैठ सकते हैं, 131 के भी, और बाकी जो रिजर्व हमारे आते हैं, जो अभी जो थोड़े बहुत मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, ये जीत जीत के लोग, इनके घर तो बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं बाहर, इनको तो बेइज्जत कर सकते हैं। हमें ये काम करने, एक ऐसा ग्रुप भी सोशल बनाना है जिनसे ये हमारे सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जीत के जाते हैं, और जो पैसे लेके या जिस भी तरीके से सरकारें भी तोड़वाते हैं, ये सबसे बड़ी करप्शन है। छोटे से करप्शन करने वाले को छोटी सी कोई अगर गबन कर ले तो उसके लिए तो इतनी बड़ी बड़ी सजाएं हैं। जो ये सरकारें तोड़ी जा रही हैं, एमएलए एमपी तोड़े जा रहे हैं, इससे बड़ा क्राइम कुछ हो सकता है डेमोक्रेसी और संविधान के खिलाफ। इससे बड़ा क्राइम कोई हो सकता है कि प्रधानमंत्री बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। इससे बड़ा क्राइम क्यों नहीं हो सकता? आईपीसी में अगर सुधार लाने हैं तो यह क्राइम होने चाहिए कि प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा तो उसको फांसी की सजा होगी। ये कानून में बदलाव लाना है। प्रधानमंत्री होता है। पॉलिटिकल पार्टीज अगर झूठे वादे करेंगी अपने मैनिफेस्टो में तो उनकी कम से कम सजा 10 साल होनी चाहिए, उनके प्रेसिडेंट्स की और उनकी वर्किंग कमेटीज की। ये सुधार लाने जरूरी है। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि हमें संगठन बना के सोशल प्रेशर तो इतना बनाएं कम से कम हम। ये सब सॉल्यूशंस हैं। नौकर को नौकर बनाना, मालिक को मालिक बनाना, और मालिकों का नौकरों के सर पे रह के उनसे काम कराना, ये नटशेल में है। जब तक हमारी अपनी बहुजनों की सरकारें अपनी आवाज से नहीं आती। मैंने काफी टाइम ले लिया, माफी चाहता हूं, लेकिन ये बातें बतानी बहुत जरूरी थी।